वास्तव संजीव, देश का मूड इन 3 दिनों की बहस के बाद क्या है आपके हिसाब से? बदला होगा? कौन जीता इस परसेप्शन की लड़ाई में आपके हिसाब से संजीव? मेरे ख्याल से आपने मेरी राय नहीं बताई जो मैंने दी थी वैसे। लेकिन अब ऊपर दिखा रहा हूं मैं उसमें है राहुल के मुकाबले पीएम का प्रदर्शन बेहतर है। मैं बोल देता हूं हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बात हर्षवर्धन कह रहे थे कि देखिए ये नो विश्वास का जो मोशन था ये विपक्ष लाया था और उसका बिल्कुल क्लियर एजेंडा था कि प्राइम मिनिस्टर को फोर्स करना बोलने के लिए, जो कि मणिपुर में वो जिस रूल के तहत चाह रहे थे उस चर्चा में नहीं आ रहे थे और मौन साधे हुए थे। एक्चुअली ये प्राइम मिनिस्टर सदन में बहुत कम बोलते हैं, ये भी एक फैक्चुअल बात है। बट तो एक तरह से उनको फोर्स करना था, उनको ड्रॉ इन करना था इस डिबेट में, वहां तक तो विपक्ष सक्सेसफुल हुई। लेकिन फिर जो 3 दिन के अविश्वास प्रस्ताव में हुआ, जो एक जैसे राहुल गांधी के भाषण ने इस बार मुझे कोई खास इंप्रेस नहीं किया। मतलब उनको ज्यादा तैयारी के साथ बोलना चाहिए सदन में, स्पेशली जब सामने नरेंद्र मोदी और अमित शाह और इवन ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि बहुत ही परेशानी हुई होगी कांग्रेस को कि किस तरह का उनका भाषण था, या किरण रिजिजू को मैंने सुना नहीं लेकिन हर्षवर्धन जी कह रहे हैं और भी कई लोग। मतलब राहुल गांधी का जो अडानी वाला भाषण था पिछले सत्र में, मैं उसको शायद उनकी पिछले 4-5 साल की बेस्ट स्पीच मानता हूं, जो बहुत अच्छी थी। इस बार उनका प्रदर्शन उससे 21-22 होना चाहिए था, लेकिन इस बार उनका प्रदर्शन बहुत साधारण रहा, सता रहा। और उसके मुकाबले प्राइम मिनिस्टर, ये उनकी 2 बुराइयां हैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच की, जो मैं पहले कर देता हूं, तारीफ बाद में करता हूं। हाँ। एक तो सच में मणिपुर में पे इतना कम क्यों बोले, लेकिन वो लगातार कहते रहे कि मेरे साथी और गृह मंत्री ने बहुत विस्तार से उसका उल्लेख किया है। और शायद ये भी बात है कि उनके पास ज्यादा बोलने को नहीं होगा, वो दूसरे मुद्दों पर ज्यादा बोलना चाहते थे। और दूसरी जो उन्होंने मिजोरम पे एयरफोर्स अटैक की बात की, मेरे ख्याल से अगेन वो एक प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल शोभा नहीं देती उस तरह की चीज पे पॉलिटिक्स करना, क्योंकि वो जो भी इतिहास जानता है भारत का, जो उस विषय के बारे में पढ़ चुका है कि मिसेस गांधी ने बॉम्बार्डमेंट करा दिया, एयरफोर्स इस्तेमाल की, तथ्यात्मक रूप से सही था। लेकिन जनरल मानेकशॉ ईस्टर्न कमांड के हेड थे, सगत सिंह, मैं जयपुर में हूं, मैं जानता हूं लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह कितने जिम्मेदार और पॉपुलर और बड़े डेकोरेटेड सोल्जर थे। वो लोग उस एरिया में थे और उन सबको आप कह रहे हैं, मतलब एक तरह से मेरे ख्याल से उनको अंदाजा ही नहीं होगा इन सब बातों का, जितनी मुझे उसकी जानकारी है शायद। तो इन एनी केस वो 2 बातें अगर छोड़ दें तो मुझे प्राइम मिनिस्टर का भाषण काफी अच्छा लगा। देखिए पॉलिटिक्स है, 2024 का काउंटडाउन चल रहा है। एज अ पॉलिटिकल पर्सन, प्राइम मिनिस्टर, बीजेपी लीडर, उन्होंने काफी धोके रखा विपक्ष को, काफी तर्कसंगत ढंग से अपनी बातें कही, काफी एक पॉलिटिकल लेवल पे उन्होंने कई अच्छे तीर चलाए। और जो एक बात मुझे सबसे अच्छी लगी, जो मुझे प्राइम मिनिस्टर की कई बार बहुत नागवार गुजरती है, कि ठीक है राहुल गांधी ने कहा कि वो हंस रहे थे और ऐसे कर रहे थे, लेकिन कई बार वो सच में हल्का बोल जाते हैं सदन में। इस बार कम से कम उन्होंने कोई बहुत इस तरह की टिप्पणी नहीं की। प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी की गरिमा, अपनी गरिमा को बना के रखा, निशान चलाए, तीर चलाए पॉलिटिक्स की। अब इससे जो एक्सेप्शन रखता है वो तो फिर एक अजीब बात है, भाई सदन में पॉलिटिक्स नहीं करेगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं करेंगे, कोई क्यों करेगा? जैसे कल राहुल गांधी ने कहा, बात तर्क एक उनका अलग था कि प्राइम मिनिस्टर शुड बी अबव एवरीथिंग, लेकिन ये हमारी आज की राजनीति में नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर इज अबव एवरीथिंग। तो उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की, तो एक तो कोई हल्की नहीं बात करने के पूरे नंबर, दूसरा विपक्ष को राजनीतिक रूप से बिल्कुल पटखनी देने के लिए पूरे नंबर, और अपनी सरकार की उपलब्धियां जो वो खुद ही बार बार कहते रहे कि हमें मंच मिल गया, हम क्यों छोड़ेंगे इसको। भाई आपने हमें अविश्वास प्रस्ताव में घेरा, हम बताएंगे हमारी सरकार ने क्या क्या किया। तो एक्सेप्ट वो मिजोरम की बातें और 1-2 और छोटी मोटी बातें, LIC की जैसे बात की, LIC का शेयर आज भी अपनी इशू प्राइस से 100 रुपए नीचे है, तो कौन, तो बस थोड़ी बहुत तो ये अच्छा ठीक है। और दूसरा सवाल उसका जवाब भी दे दीजिएगा ही है संजीव, सत्ताधारी पार्टी के दूसरा भी क्या, और दूसरा ये आपके हिसाब से इंडिया वर्सेस एनडीए की रेस में
इस मेरे समय कौन मालूम है। आगे है और क्या इन 3 दिनों से किसी की सीटें कम ज्यादा हुई होंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन से लोगों का ये मानस बना है कि वो 2024 में किसको वोट देंगे। यहां मैं आशुतोष से सहमत हूं कि अभी 8 महीने हैं, कई अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कई गेम्स होंगे, तो ये कोई ऐसा पड़ाव नहीं था कि इस पे लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि भाई चलो भाई हमने तो अब छोड़ दिया, विपक्ष की परफॉर्मेंस लचर रही, हटाओ टीना फैक्टर है, हम तो मोदी जी और बीजेपी के साथ रहेंगे। नहीं, मुझे लगता है इसके अंदर बड़ा क्लियर नैरेटिव अगर विपक्ष सेट करने में कामयाब होता है तो 2024 का इलेक्शन दिलचस्प हो जाएगा। उनको 2 बातें करनी है, एक तो वो ये मोदी वर्सेस हु के चक्कर में नहीं फंसे। अगर मोदी वर्सेस हु के चक्कर में फंसेंगे तो विपक्ष पटखनी खाएगा, क्योंकि मोदी वर्सेस हु में अभी मोदी के सामने कोई नहीं है। मतलब उस तरह की पॉपुलैरिटी में, उस तरह के एक मतलब जैसा उसका करिश्मा और क्रेज है प्रधानमंत्री जी का, वैसे अभी किसी विपक्ष के नेता के पास नहीं। उनको इसको, जैसे मैं आपके प्रोग्राम में कई बार कह चुका हूं, उनको सम ऑफ स्टेट इलेक्शंस बनाना होगा। वो कैसे कर पाएंगे कि महाराष्ट्र का चुनाव अलग हो रहा है, बिहार का अलग हो रहा है, बंगाल का अलग हो रहा है, राजस्थान का अलग हो रहा है, तमिलनाडु का अलग हो रहा है। अगर वो उसको एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म बना दिया, मोदी वर्सेस अदर्स बना दिया, तो एडवांटेज क्लियरली मोदी जी का हो जाएगा। अगर तो ये कैसे, कौन किस तरह से नैरेटिव शेप कर पाता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। ओके, ऑल राइट।